सबसे पहले हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में। फूड सिक्योरिटी कब एग्जिस्ट करती है? अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो फूड सिक्योरिटी तब एग्जिस्ट करती है जब सभी लोगों के लिए सभी टाइम पे सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल हो फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ, तो कहा जाता है कि फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है। एक बार फिर से सुनो, फूड सिक्योरिटी कब एग्जिस्ट करती है? फूड सिक्योरिटी तब एग्जिस्ट करती है जब सभी लोगों के लिए सभी टाइम पे सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल हो फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। बेसिकली फूड सिक्योरिटी के 4 कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स हैं? पहला कंपोनेंट है अवेलेबिलिटी, कि सभी लोगों के लिए सभी टाइम पे सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड अवेलेबल होना चाहिए। पहला कंपोनेंट अवेलेबिलिटी। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फूड तो अवेलेबल है लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से किसी इंसान को उस फूड का एक्सेस नहीं है। अगर एक्सेस नहीं है तो भी उसे फूड सिक्योरिटी नहीं कहा जाएगा, बिकॉज दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक्सेस। और एक्सेस में सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जैसे फिजिकल एक्सेस भी होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्सेस भी होना चाहिए और इकोलॉजिकल एक्सेस भी होना चाहिए। पहला कंपोनेंट अवेलेबिलिटी, दूसरा कंपोनेंट एक्सेस और तीसरा कंपोनेंट है स्टेबिलिटी। मतलब मान लेते हैं क्लाइमेट चेंज हो गया, कोई पॉलिटिकल इवेंट हो गया, ऐसे किसी इवेंट की वजह से ये जो एक्सेस है ये एक्सेस हैम्पर नहीं होना चाहिए, इस एक्सेस में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। सभी लोगों के लिए सभी टाइम पे सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और चौथा कंपोनेंट है यूटिलाइजेशन। ये जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं इसका पॉजिटिव न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट होना चाहिए। एक खाना हम खाते हैं पेट भरने के लिए, एक खाना हम खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। तो चौथा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यूटिलाइजेशन, कि जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हो उसका पॉजिटिव न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट होना चाहिए। और जब ये चारों कंपोनेंट्स फुलफिल होते हैं तब हम कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी ट्रू सेंस में एग्जिस्ट करती है। फूड सिक्योरिटी क्या होती है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आप अपने हिसाब से भी इसको बना के लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हाँ, 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको आपको दिमाग में रखना है। कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं? पहला है अवेलेबिलिटी, कि सभी लोगों के लिए सभी टाइम पे सफिशिएंट क्वांटिटी में फूड अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेस, कि जो फूड अवेलेबल है इसका एक्सेस होना चाहिए सभी लोगों के लिए, फिजिकल एक्सेस, इकोनॉमिक एक्सेस और इकोलॉजिकल एक्सेस। तीसरा कंपोनेंट है स्टेबिलिटी, कि किसी भी क्लाइमेट चेंज, पॉलिटिकल इवेंट की वजह से ये जो एक्सेस है इसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और चौथा कंपोनेंट है यूटिलाइजेशन, कि जो फूड आप कंज्यूम कर रहे हो उसका पॉजिटिव न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट होना चाहिए। जब ये चारों कंपोनेंट्स फुलफिल होते हैं तब कहा जा सकता है कि ट्रू सेंस में फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है। हमारे कंट्री में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो सबसे सिग्निफिकेंट, जो सबसे मेजर स्टेप लिया गया वो था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। कौन सा स्टेप था? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, जिसके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। फूड सिक्योरिटी की जो इंपॉर्टेंस है वो इस चीज़ से भी दिखती है कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनका दूसरा ही गोल बात करता है ज़ीरो हंगर के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो दूसरा गोल है वही बात करता है ज़ीरो हंगर के बारे में। और एग्जैक्टली क्या कहता है? दैट वी नीड टू एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो यहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंस पता चलती है फूड सिक्योरिटी की, फूड मैनेजमेंट की। और ये जो ज़ीरो हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, इसके अंदर 8 टारगेट्स हैं और 14 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू प्रोग्रेस को मेजर किया जा सकता है, फूड सिक्योरिटी की प्रोग्रेस को मेजर किया जा सकता है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनका दूसरा ही गोल बात करता है ज़ीरो हंगर के बारे में। और यहाँ से आपको फूड सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए, इन जनरल भी आनी चाहिए, बेसिक है। अगर आप किसी को खाना तक नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो तो ज़िंदगी तो क्या ही प्रोवाइड करोगे। तो फूड सिक्योरिटी क्या होती है, फूड सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, होपफुली वो आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद बात आती है फूड मैनेजमेंट के बारे में। और इंडिया
दुनिया का, वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाता है। इंडिया में दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलता है, और हमारे यहाँ पे जो फूड मैनेजमेंट का प्रोग्राम चलता है वो प्राइमरीली 3 इश्यूज़ के साथ में डील करता है। कौन कौन से 3 इश्यूज़ के साथ में डील करता है? पहला, प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, कि जो फार्मर्स फूड ग्रेन्स को उगा रहे हैं उनके फसल को प्रोक्योर किया जाता है, उनके फसल को खरीदा जाता है, और फसल को खरीदा जाता है एट रेम्यूनरेटिव प्राइजेस। जैसे एमएसपी वगैरह उनको प्रोवाइड की जाती है कि कम से कम इतना पैसा तो आपको दिया ही जाएगा, रेम्यूनरेटिव प्राइजेस तो आपको दी ही जाएंगी। तो हमारे फूड मैनेजमेंट के प्रोग्राम में जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स। दूसरा हिस्सा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। सरकार फार्मर से उसके प्रोड्यूस को खरीदती है और फिर ये इंश्योर करती है कि जो सबसे कमज़ोर तबका है, जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, वो भूखा ना सोए, उस तक इस फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उस तक इस फूड को भेजा जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कभी कोई कैलेमिटी आ गई, कभी किसी रीज़न की वजह से क्रॉप फेलियर हो गया, तो ऐसे टाइम्स में डील करने के लिए एक बफर स्टॉक को भी मेंटेन करती है हमारी सरकार इस फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत। तो फूड मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत 3 इश्यूज से प्राइमरीली डील किया जाता है। कौन कौन से 3 इश्यूज? पहला तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, कि फार्मर्स से उनके प्रोड्यूस को खरीदती है सरकार और बदले में रेम्यूनरेटिव प्राइस देती है। दूसरा, ये जो फूड ग्रेन्स है इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उन लोगों तक पहुंचाया जाता है जो कि वल्नरेबल हैं, जिनको एक्सेस नहीं है फूड का, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फूड। और तीसरा, मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक, कि कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो उससे डील करने के लिए बफर स्टॉक को भी मेंटेन करती है हमारी सरकार। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इज द बैकबोन ऑफ फूड मैनेजमेंट। पीडीएस के बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। एक बेहद इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है, मेन एजेंसी है, जो कि प्रोक्योरमेंट का काम करती है, जो कि इन फूड ग्रेन्स को स्टोर करने का काम करती है। ये जो फार्मर्स से प्रोड्यूस को खरीदा जाता है, प्रोक्योर किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये काम कौन करता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है। और ये जो फूड ग्रेन्स खरीदे गए इनको स्टोर करने का भी काम किसका है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ही है। तो फूड सिक्योरिटी के मामले में और फूड मैनेजमेंट के मामले में नोडल एजेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। बेसिक सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो जब हम बात करते हैं फूड मैनेजमेंट के बारे में, तो हमारे कंट्री में ये जो फूड मैनेजमेंट है ये प्राइमरीली 3 इश्यूज से डील कर रहा है, 3 स्टेजेस में रन कर रहा है। कौन कौन से 3 इश्यूज? पहला, प्रोक्योरमेंट, कि फार्मर से उसके प्रोड्यूस को प्रोक्योर किया जाता है, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस पे एमएसपी वगैरह दी जाती है। दूसरा, ये जो फूड ग्रेन है इसको स्टोर किया जाता है, एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स में इसको स्टोर किया जाता है और रिस्पेक्टिव स्टेट्स में इसको स्टोर किया जाता है। और तीसरा, अल्टीमेटली ये जो फूड ग्रेन्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय द स्टेट्स। प्रोक्योर कौन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और जब प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट तो फार्मर्स को देती है एमएसपी। क्या देती है? एमएसपी देती है। फिर इनको स्टोर करने का भी काम किसका है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये काम करती है। अल्टीमेटली जब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं एट सेंट्रल इश्यू प्राइस अंडर द टारगेटेड पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सबसे गरीब आदमी को आप फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हो, मार्केट प्राइस पर नहीं दे सकते हो, आपको उनको सस्ते दर पे देना पड़ेगा। जैसे कि हम 2 रुपए किलो में आपको गेहूं देंगे, बिकॉज आप सबसे वल्नरेबल सेक्शन हो। ये जो प्राइस है, सस्ती दर है, इसको बुलाया जाता है सेंट्रल इश्यू प्राइस। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आती है तो सरकार सेंट्रल इश्यू प्राइस पे इन फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है और फूड मैनेजमेंट हमारे कंट्री में किस तरीके से रन करता है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो।
शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। और ये दोनों चीज़ें तो खुद से ही कर दिया करो, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप QR कोड को स्कैन करके भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद बात आती है PDS के बारे में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। PDS को हमारी कंट्री में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया 14 जनवरी 1945 को। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, उस दौरान सरकार को ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लॉन्च किया जाना चाहिए, तो 14 जनवरी 1945 को लॉन्च किया गया। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद की अगर बात करें तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने PDS को लॉन्च किया 1965 में। कब लॉन्च किया? 1965 में लॉन्च किया। और ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको ऑपरेट करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों की है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंटर का क्या काम है हम देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स का क्या काम है उसको भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए दिमाग में क्या रखना है कि ये जो PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको मैनेज करने की, इसको ऑपरेट करने की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर। और PDS के तहत हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? PDS के तहत हम ये कह रहे थे कि हम अपनी पॉपुलेशन को, हम अपने वल्नरेबल सेक्शन को 2 सीरियल्स प्रोवाइड करेंगे, राइस और व्हीट प्रोवाइड करेंगे, 4 असेंशियल कमोडिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। 4 असेंशियल कमोडिटीज़ कौन सी? शुगर प्रोवाइड करेंगे, एडिबल ऑयल प्रोवाइड करेंगे, सॉफ्ट कोक प्रोवाइड करेंगे और केरोसिन ऑयल प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो सॉफ्ट कोक है और केरोसिन ऑयल है, अब इसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बिकॉज हम अब तो एनवायरनमेंट की भी बात करने लगे हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की भी बातचीत करने लगे हैं, गैस की फैसिलिटीज़ को भी एक्सपेंड कर रहे हैं और बहुत सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड किया है। लेकिन ये बात हो रही है 1965, जब देश आज़ाद हुआ ही था, देश के पास में उतने रिसोर्सेज थे नहीं, तब ये भी बहुत बड़ी चीज़ें थी। तो इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत एक तो 2 सीरियल्स प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी। कौन कौन से 2 सीरियल्स? राइस और व्हीट। दूसरा, 4 असेंशियल कमोडिटीज़ प्रोवाइड करने की बात की जा रही थी। कौन कौन सी? शुगर, एडिबल ऑयल, सॉफ्ट कोक और केरोसिन ऑयल। और साथ में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई कि अगर स्टेट गवर्नमेंट्स चाहें तो वो कोई अदर असेंशियल कमोडिटी को भी ऐड कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट बोले कि हम तो पल्सेस भी प्रोवाइड करेंगे, तो प्रोवाइड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके थ्रू ये जितना भी सामान प्रोवाइड किया जा रहा था, ये किसके थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा था? ये प्रोवाइड किया जा रहा था फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू, FPS के थ्रू, फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू, जिनको पॉपुलरली राशन शॉप्स बुलाया जाता है। आपने फॉर श्योर इनको देखा होगा, इनका नाम सुना होगा। तो राशन शॉप्स के थ्रू ये जितना भी सामान है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था टारगेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। अच्छा, हमने ये कहा कि सेंटर की अपनी जिम्मेदारी है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी क्या है? ये जितने भी फूड ग्रेन्स हैं, इनको स्टोर करना, इनको एक जगह से दूसरे जगह या एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रांसपोर्ट करना, और इनका अलोकेशन स्टेट्स को किसको कितना अलोकेट करना है, वो पूरी जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये काम कौन करता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और बल्क अलोकेशन, ये पूरी जिम्मेदारी किसकी है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की है। लेकिन जब अल्टीमेटली बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, और ये जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं, राशन शॉप्स हैं, इनके सुपरविजन की, तो इस सुपरविजन और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टोर करने का काम, ट्रांसपोर्ट करने का काम और अलोकेट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन का काम और सुपरविजन का काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है। इनफैक्ट बेनिफिशियरीज का आइडेंटिफिकेशन, कि किसको बेनिफिट मिलना चाहिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, कौन BPL हाउस होल्ड है, राशन कार्ड वगैरह, वो सब, वो सारा कामकाज भी किसका है? वो सारा कामकाज भी किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का कामकाज है। अच्छा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है? ये मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपको 2 तो चीज़ें पता होनी चाहिए, कि एक तो ये जो सिस्टम है ये ऑपरेट करता था राशन शॉप्स के थ्रू, और दूसरा स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और बल्क अलोकेशन की जिम्मेदारी किसकी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट की थी या है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू।
लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और सुपरविजन की और बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट्स की है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, फिर सरकार लेकर आई रीवैम्प्ड पीडीएस, रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कब लेकर आई? 1992 में। इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ कमियां थी। कमियां बिकॉज पहली बार लॉन्च कर रहे थे, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन अपने आप में चैलेंज था, ये जो सप्लाई करनी थी कमोडिटीज़ ये अपने आप में चैलेंज था, और जो बड़ा चैलेंज था वो ये था कि चलो जो मेन एरियाज़ हैं वहाँ पे तो आप पीडीएस को इम्प्लीमेंट कर चुके हो, कर रहे हो, लेकिन जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो हिली एरियाज़ हैं, वहाँ तक पीडीएस को कैसे पहुँचाया जाए, और वहाँ के लोग तो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो उन रिमोट एरियाज़ को टारगेट करते हुए और पीडीएस में कुछ रिफॉर्म्स करते हुए 1992 में सरकार लेकर आई रीवैम्प्ड पीडीएस को, रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। बाकी सिस्टम पूरा सेम था, सारी कंडीशन सेम थी। फिर सरकार को लगा कि ये जो रीवैम्प्ड पीडीएस है इसमें भी बहुत सारी कमियां हैं, जैसे इसमें करप्शन खूब सारा देखने को मिलता था। करप्शन टू अ लेवल कि ये जितना भी सामान है ये सामान भेजा जाता था बेनिफिशियरीज के लिए, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे वो इस पूरे के पूरे सामान को गायब कर देते थे और बेनिफिशियरी को कुछ नहीं मिलता था। इतना हाई लेवल का करप्शन था। ऑफिशियल रिपोर्ट से कहती हैं कि एटलीस्ट 40% 50% तक का करप्शन हुआ करता था इनमें। दूसरा, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन, ये भी चैलेंज था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि वाकई में बेनिफिशियरीज होने चाहिए थे, उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा था, उनको इग्नोर कर दिया जा रहा था। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे थे, पेपर इश्यूज़ आ रहे थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए था, एकदम समृद्ध थे, बढ़िया पैसे वाले थे, वो इसका फ़ायदा उठा रहे थे। तो इन लूपहोल्स को देखते हुए फिर सरकार लेकर आई टारगेटेड पीडीएस। कब लेकर आई? 1997 में। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कब लाया गया? 1997 में लाया गया। और अब की बार सरकार ने फोकस किया सिर्फ पुअर लोगों के ऊपर, कि सभी एरियाज में जो पुअर लोग हैं पहले उनको टारगेट करो, पहले उनको फायदा पहुंचाओ। बेसिकली ये जो टारगेटेड पीडीएस है, इस स्कीम ने हमारे कंट्री के पूरे पॉपुलेशन को दो सेक्शंस में, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक कैटेगरी को बुलाया गया अबव पॉवर्टी लाइन और दूसरी को बुलाया गया बिलो पॉवर्टी लाइन। पूरी की पूरी पॉपुलेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, एक अबव पॉवर्टी लाइन और दूसरी बिलो पॉवर्टी लाइन। और फोकस बट ऑब्वियस सी बात है किस पे होगा? बिलो पॉवर्टी लाइन वाली पॉपुलेशन पे फोकस होगा इस टारगेटेड पीडीएस के तहत। 2001 में इसी टारगेटेड पीडीएस में एक और कैटेगरी ऐड की गई, अंत्योदय अन्ना योजना। अंत्योदय अन्ना योजना, और इसका एम क्या था कि हमें पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पे फोकस करना है। रीवैम्प्ड पीडीएस से हमारे टारगेटेड पीडीएस तक, और जहां हमने फोकस करना शुरू किया पुअर्स के ऊपर, जितने भी गरीब लोग हैं उनके ऊपर, उनको टारगेट करने की शुरुआत करी, उनको बेनिफिट्स देने की शुरुआत करी। और फिर इसमें भी रिफॉर्म्स किए गए और 2001 में एक और कैटेगरी ऐड की गई जिसको बुलाया गया अंत्योदय अन्ना योजना। और अंत्योदय अन्ना योजना में फोकस किया गया पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के ऊपर। भाई एक पुअर वो भी है जो कि 100 रुपये कमा रहा है, और एक पुअर वो भी है जो कि 1 रुपया कमा रहा है या 2 रुपया कमा रहा है। सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए? सबसे ज़्यादा एडवांटेज बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? इस आदमी को मिलना चाहिए। वही किया गया इस अंत्योदय अन्ना योजना के तहत, जहां फोकस था पुअरेस्ट ऑफ द पुअर के ऊपर। बेसिकली ये कहा गया कि ऐसे बीपीएल हाउसहोल्ड्स जिनकी ईयरली इनकम 15,000 रुपए से कम है, मतलब जो लगभग महीने का सिर्फ 1,000 रुपए कमा रहे हैं, उनको टारगेट करो इस अंत्योदय अन्ना योजना के तहत। और कंडीशंस क्या थी इस टारगेटेड पीडीएस की? कि जो एपीएल हाउसहोल्ड्स हैं, जो अबव पॉवर्टी लाइन हाउसहोल्ड्स हैं, उनके लिए सेंट्रल इश्यू प्राइस तो कितना है? 100% है। सेंट्रल इश्यू प्राइस क्या है? अभी हमने बात की यहाँ पे। सेंट्रल इश्यू प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पे गरीबों को या जिस पे टारगेटेड बेनिफिशियरीज को ये फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, राशन शॉप्स के थ्रू दिए जाएंगे, और उसको बोलते हैं सेंट्रल इश्यू प्राइस। तो टारगेटेड पीडीएस में क्या बोल दिया गया कि जो अबव पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, उनको अगर कुछ लेना है तो उनको पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा, उनको कोई छूट नहीं है। लेकिन जो बीपीएल वाले लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, उनको अगर कुछ लेना है तो उनको 50% ऑफ द इकोनॉमिक कॉस्ट देनी पड़ेगी। मतलब अगर 100 रुपये का खर्चा आ रहा है तो 50% आपको छूट मिलेगी, 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है
कि जो APL है, जिसके पास में इतना पैसा है, वो इन राशन शॉप पे आएगा ही क्यों? उसको पूरा पैसा यहाँ भी देना है, मार्केट में भी देना है, तो वो तो वहाँ से खरीद लेगा। अच्छा, APL में भी कैटेगरीज हैं, अगर वैसे सोच के देखें तो एक मान लेते हैं कि पॉवर्टी लाइन है हमारी 100, एक APL हो सकता है 101 कमाने वाला और एक हो सकता है 1 लाख कमाने वाला। इन दोनों के बीच में भी बहुत डिफरेंस है। सिर्फ 1 रुपए की वजह से ये आदमी APL की कैटेगरी में तो आ गया, लेकिन ज़रूरतें आज भी इसकी वही हैं जो BPL हाउस होल्ड वाली हैं। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है, इसको भी आपको समझने की ज़रूरत है। तो APL वालों के लिए सरकार ने मोटा मोटा बोल दिया कि आपको 100% देना है, लेकिन ये जो 101 रुपया कमाने वाला इंसान है ये तो दिक्कत में ही रहेगा। और BPL हमारे गरीब इतने कि कोई ऐसा भी है जो 1 ही रुपया कमा रहा है, वो ये 50% ऑफ द इकोनॉमिक कॉस्ट को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि सरकार ने टारगेटेड PDS की शुरुआत तो कर दी, सरकार प्रोक्योर तो कर रही थी, सरकार स्टोर तो कर रही थी फूड ग्रेन्स को, लेकिन राशन शॉप से उनको खरीदने के लिए कोई नहीं आ रहा था, बिकॉज एक्सट्रीम एंड्स हैं, 50% भी नहीं है, और जिनके पास में है उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, और इसकी वजह से स्टोरेज बढ़ता जा रहा था, वेस्टेज बढ़ता जा रहा था, सरकार को ही दिख रहा था। तो सरकार ने रिफॉर्म्स किए कि जो APL लोग हैं उनको हम वीट देंगे 6.1 रुपीज़ पर केजी में। वीट का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे, कितना रुपए लेंगे, सिर्फ 6.1 रुपीज़ पर केजी, और राइस हम देंगे 8.3 रुपीज़ पर केजी फॉर द APL हाउस होल्ड्स, अवर पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स। BPL के लिए यही रेट कितनी रहेगी, 4.15 रुपीज़ पर केजी फॉर वीट एंड 5.65 रुपीज़ पर केजी फॉर राइस। और ये जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, अंत्योदय अन्ना योजना, इनको वीट मिलेगा 2 रुपये पर केजी के रेट पे, और इनको राइस मिलेगा 3 रुपये पर केजी के रेट पे। सोचो कितना सस्ता दर है। तो सरकार ने ये किया, और अनफॉर्चुनेट है कि जितनी भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं वो बड़ा प्राउडली बोलती हैं कि हम इतना सस्ते दर पे फूड ग्रेन्स दे रहे हैं, लगभग 70-80 करोड़ पॉपुलेशन को फूड ग्रेन्स दे रहे हैं। इसमें प्राउड होने वाली बात नहीं है। एग्रीकल्चरल कंट्री, ऐसी कंट्री जो कि एग्रीकल्चर के लिए जानी जाती है, उस कंट्री में आधी पॉपुलेशन को अगर आपको खाना प्रोवाइड करना पड़ रहा है, यू फेल्ड एज अ सिस्टम। ये हमारा फेलियर है, ये हमारे फेलियर को दिखाता है। हम बड़े शौक से, हमारे पॉलिटिशियंस बड़े शौक से इसको बोलते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सारे पॉलिटिशियंस, कि हम इतने लोगों को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, हमें एग्रीकल्चर में काम करने की ज़रूरत थी, हमें पॉपुलेशन को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत थी, लेकिन वो हो नहीं पाया, उसमें कमियाँ रहीं। लेकिन हाँ, उसके कुछ वैलिड रीजंस भी हो सकते हैं। एक तो होता है कि आप आउटराइट क्रिटिसाइज़ करो, एक वैलिड रीज़न ये भी है कि हम बहुत ही नई डेमोक्रेसी हैं, पॉपुलेशन बहुत लंबी चौड़ी हमारे पास में। इस पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए रिसोर्सेज भी उतने नहीं हैं, उतना बड़ा सिस्टम भी नहीं है, इंफ्रा भी नहीं है, और हर चीज़ को साथ लेके चलना है, डेवलप करना है, तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। लेकिन हाँ, यहाँ हमें बहुत सिग्निफिकेंट काम करने की ज़रूरत है। फूड इज़ द बेसिक थिंग। अगर आप खाना ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, विच मीन्स यू आर लैकिंग समवेयर, तो यहाँ तो स्पेशली सरकार को, अथॉरिटीज़ को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, NGOs को, हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट इस देश में, इस दुनिया में कोई भूखा ना सोए। चलो, ये ज्ञान की बात है, आगे चलते हैं। फिर बात आती है राइट टू फूड के बारे में। अच्छा, राइट टू फूड, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया 1948 में यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में। रिकॉग्नाइज किया गया पहली बार, राइट टू फूड के बारे में बातचीत की गई 1948 में, लेकिन फॉर्मली इसको अडॉप्ट किया गया 1996 में एट दी वर्ल्ड फूड समिट। वर्ल्ड फूड समिट में राइट टू एडुकेट फूड को पहली बार फॉर्मली अडॉप्ट किया गया 1996 में। ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार रिकॉग्नाइज किया, बातचीत करने की शुरुआत करी कि भाई सबको खाना मिलना चाहिए, वो 1948 में बातचीत करने की शुरुआत करी, लेकिन फॉर्मल अडॉप्शन सबसे पहली बार कब हुआ, 1996 में हुआ। और हमारे कंट्री में राइट टू फूड और इस फूड सिक्योरिटी के लिए जो सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया, वो लिया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। बेहद इंपॉर्टेंट एक्ट, फूड सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से और राइट टू फूड के हिसाब से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 में राइट टू फूड को लीगली रिकॉग्नाइज कर लिया गया। अब सरकार के ऊपर ऑब्लिगेशन है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एक कानून में लिखा हुआ है कि राइट टू फूड इज अ लीगल ऑब्लिगेशन,
और वो एक्ट कौन सा है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013। और इस एक्ट के आने का मतलब क्या है कि शिफ्ट हुआ। शिफ्ट कैसे हुआ? पहले सरकार फूड सिक्योरिटी के लिए काम कर रही थी, पहले से ही काम कर रही थी, हम देख ही रहे हैं, लेकिन तब सरकार वेलफेयर एटीट्यूड में थी। सरकार का ये था कि हाँ, फूड सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, हम वेलफेयर पहुंचाना चाहते हैं समाज को, इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज अब राइट्स बेस्ड अप्रोच है। अब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार के ऊपर कि सरकार ये इंश्योर करे कि सभी को फूड मिले, सभी को खाना मिले, बिकॉज एक कानून में लिखा हुआ है। तो एक शिफ्ट देखने को मिला कि फूड सिक्योरिटी फ्रॉम वेलफेयर टू राइट्स बेस्ड अप्रोच। अब ये इंसान का राइट है हमारी कंट्री में कि उसको फूड मिलना चाहिए। तो इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 के तहत 3 स्कीम्स को इंक्लूड किया गया। एक तो टारगेटेड पीडीएस जो कि पहले से चल रही थी, दूसरा 1995 की मिड डे मील स्कीम को, इसके बारे में आपने सुना होगा, बच्चों को खाना दिया जाता है स्कूल में इसमें, और 1975 की इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम को। इन तीनों स्कीम्स को इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 में इंक्लूड किया गया। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, राइट टू फूड को लीगली रिकॉग्नाइज कर लिया गया, और शिफ्ट हुआ वेलफेयर अप्रोच से अब राइट बेस्ड अप्रोच की तरफ शिफ्ट हुआ। 3 स्कीम्स को इंक्लूड किया गया, टारगेटेड पीडीएस, मिड डे मील स्कीम और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। आज भी, और ये इकोनॉमिक सर्वे 2025 का डेटा है, 75% हमारी रूरल पॉपुलेशन और 50% हमारी अर्बन पॉपुलेशन को टारगेटेड पीडीएस के थ्रू सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिलते हैं। ये कोई अचीवमेंट नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, लेकिन हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सरकार करती है, करना चाहिए सरकार को, और लोगों को भी करना चाहिए। 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को टारगेटेड पीडीएस के तहत सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिलते हैं। मतलब हमारे कंट्री की लगभग बॉटम 67% पॉपुलेशन को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिलते हैं इस टारगेटेड पीडीएस के तहत। लगभग 81 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिलते हैं। ये नंबर सुनने में बढ़िया लगता है, लेकिन कंडीशन बढ़िया नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है ये। अच्छा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 2 कैटेगरीज के लोगों को कवर करता है। कौन कौन से 2 कैटेगरी के लोगों को कवर करता है? एक तो अंत्योदय अन्ना योजना वाले जो हाउस होल्ड्स हैं उनको, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड्स को इंक्लूड किया जाता है। और ये जो अंत्योदय अन्ना योजना वाले हाउस होल्ड्स हैं, इनको 35 kg फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ दिया जाता है। जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं उनको 35 kg फूड ग्रेन पर हाउस होल्ड पर मंथ दिया जाता है। और दूसरी कैटेगरी है प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। ये जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, जो भी एलिजिबल है, उनको 5 किलो पर पर्सन पर मंथ दिया जाता है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 के तहत 2 कैटेगरी के लोगों को कवर किया जाता है। एक है अंत्योदय अन्ना योजना हाउस होल्ड्स, जिनको हर महीने मंथली 35 किलो फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड दिया जाता है। और दूसरे हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, ऐसे हाउस होल्ड्स जिनको हर महीने 5 किलो पर पर्सन पर मंथ दिया जाता है। ये एक्ट ये भी कहता है कि जो बेनिफिशियरीज हैं इनको सीरियल्स मिलने चाहिए 1 रुपये पर केजी के रेट पे, वीट मिलना चाहिए 2 रुपये पर केजी के रेट पे, और राइस मिलना चाहिए 3 रुपये पर केजी के रेट पे। मतलब बहुत ही सस्ते दरों पे इनको फूड ग्रेन्स मिलने चाहिए, बिकॉज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर लोग हैं ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इतना भी अफोर्ड कर लें वो भी बड़ी बात है। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन कि कौन बेनिफिशियरी है, कौन पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, कौन बीपीएल है, वो आइडेंटिफिकेशन का काम अभी भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 में डीबीटी की भी बात की गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी बात की गई। ये कहा गया कि हम, एक तरीका तो ये है कि राशन शॉप से सब्सिडाइज्ड जो फूड ग्रेन्स हैं वो प्रोवाइड कर दें। एक दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में डायरेक्टली हम पैसा डाल दें और फिर उस पैसे से वो आदमी जाके सामान खरीद सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी तो किया जा सकता है। तो ये जो राशन शॉप्स पे करप्शन चलता है वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज अब उनको हमें पे नहीं करना पड़ेगा, वो घपला नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, जब आप कभी डिटेल में इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। कैश ट्रांसफ़र करने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वो एजुकेटेड भी नहीं है। अब वो क्या करेगा, उस पैसे की दारू पी लेगा। वो क्या करेगा,
उस पैसे का जुआ खेल लेगा, वो क्या करेगा, उस पैसे से सिगरेट पिएगा। जो इंटेंडेड पर्पस है वो पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा और पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो ये भी बड़ा रिस्की काम है कि कैश ट्रांसफर कर तो जो, लेकिन ये जो कैश है इसको यूटिलाइज प्रॉपरली किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो भी अपने आप में चैलेंज है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि सिर्फ सरकार को ब्लेम करने से काम नहीं चलेगा, प्रॉब्लम्स दोनों तरफ हैं। अगर राशन शॉप्स को छोड़ दिया जाए तो राशन शॉप्स वाले करप्शन कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दिया जाए तो फिर ये जो कैश ट्रांसफर है ये इंटेंडेड जिस पर्पस के लिए दिया गया उस पर्पस के लिए यूज नहीं किया जा रहा है। तो सरकार के सामने भी बड़े चैलेंजेस हैं। हालांकि 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पे अब ये जो फूड सब्सिडी है उसकी जगह पे कैश ट्रांसफर किया जाता है। कौन कौन सी? चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादर एंड नगर हवेली के अर्बन एरियाज में कैश ट्रांसफर मोड में अब इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। देखो एक बार फिर से देखते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, इसके तहत राइट टू फूड को लीगल रिकॉग्निशन मिल गया। राइट बेस्ड अप्रोच की तरफ हम मूव कर गए। 3 स्कीम्स को इसमें इंक्लूड किया गया, टारगेटेड पीडीएस, मिड डे मील स्कीम और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम को। आज भी हमारी कंट्री की 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिलते हैं टारगेटेड पीडीएस के तहत। लगभग 81 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स मिलते हैं टारगेटेड पीडीएस के तहत। इस एक्ट के थ्रू 2 कैटेगरी के लोगों को कवर किया गया, एक तो अंत्योदय अन्ना योजना वाले हाउस होल्ड्स और दूसरा प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। ये जो अंत्योदय अन्ना योजना वाले हाउस होल्ड्स हैं इनको 35 kg फूड ग्रेन्स पर हाउस होल्ड पर मंथ मिलते हैं और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को 5 kg पर पर्सन पर मंथ मिलता है। बेनिफिशरीज के लिए ये भी बोला गया कि सीरियल्स मिलेंगे 1 रुपये किलो में, वीट मिलेगा 2 रुपये किलो में और राइस मिलेगा 3 रुपये किलो में। बेनिफिशरीज का आइडेंटिफिकेशन किसका काम है? रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का। डीबीटी फैसिलिटी की बात की गई है, डीबीटी प्रोविजंस की भी बातचीत की गई है। इस एक्ट का क्रिटिसिज्म क्या है? एक क्रिटिसिज्म ये है कि ये जो बेनिफिशरीज का आइडेंटिफिकेशन है वो आज तक भी 2011 के सेंसस डेटा के हिसाब से किया जा रहा है और हम आ गए हैं 2025 में। मतलब बहुत सारा पॉपुलेशन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज आया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि शायद एक्चुअल में बेनिफिशरीज होंगे, उनको अब बेनिफिट नहीं मिल रहा होगा बिकॉज 2011 के सेंसस का डेटा हम यूज़ कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि शायद अब उस क्राइटेरिया से बाहर आ गए होंगे, लेकिन क्योंकि हम 2011 का सेंसस यूज़ कर रहे हैं तो उनको अभी भी फ़ायदा मिल रहा है। तो इसको हमें बहुत जल्दी ही इंप्रूव करने की, बहुत जल्दी ही अपडेट करने की ज़रूरत है। ट्रू सेंस में हमें देखने की ज़रूरत है कि आज ग्राउंड पर स्थिति क्या है और उसके हिसाब से बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 है, इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब सरकार ने इंट्रोड्यूस किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना को। 2020 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना के बारे में आगे चलते हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 के तहत सरकार के ऊपर जो लीगल ऑब्लिगेशन है उनको फुलफिल करने के लिए और उनको बेहतर तरीके से फुलफिल करने के लिए सरकार लेकर आई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना। कब? 2020 में। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अच्छा, बेसिक बातचीत है, आपको समझ में आनी चाहिए। अब हमें यह समझ में आ गया कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर दिस फूड सिक्योरिटी फॉर द प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। कहाँ पर है? दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। स्टैब्लिश किया गया 1965 में। 1965 में स्टैब्लिश किया गया। किस एक्ट के तहत? फूड कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1964 के तहत। और ये मेन एजेंसी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फूड पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करती है। इस फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या हैं? अभी हमने पढ़ा, फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करना, उनको स्टोर करना, उनका मूवमेंट इंश्योर करना, एक स्टेट से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना और उनका सेल, अगर कभी सेल करने की भी ज़रूरत पड़े तो सेल भी करना। ये सारा कामकाज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करना, उनको स्टोर करना, उनका मूवमेंट इंश्योर करना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करना और अगर ज़रूरत पड़े कभी बेचने की तो उनको बेचना। ये सारा कामकाज कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कर रही है। अच्छा, जब प्रोक्योर करने की बारी आती है तो FCI फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करती है एट सपोर्ट प्राइस। जो रेम्यूनरेटिव प्राइस है, जो MSP है, उस पे
फार्मर से खरीदा जाता है। लेकिन जब सप्लाई करने की बारी आती है तो सप्लाई किया जाता है सेंट्रल इश्यू प्राइस के ऊपर। कौन सी प्राइस के ऊपर? इश्यू प्राइस के ऊपर किया जाता है। बेसिकली हमारा ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसकी सोल रिपोजिटरी ऑफ फूड ग्रेन्स कौन है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये बफर स्टॉक को भी मेंटेन करती है, ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को भी मेंटेन करती है एज पर फूड ग्रेन स्टॉकिंग नॉर्म्स ऑफ 2015। इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए, कभी कोई दिक्कत आए फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, तो उस टाइम पे बफर स्टॉक काम में लिया जाता है, उस टाइम पे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को काम में लिया जाता है। इसको भी मेंटेन करने का काम किसका है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है। एक लाइन में अगर बोलें तो ये जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी फूड पॉलिसीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो भी कामकाज है, वो पूरा कामकाज कौन देख रहा है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया देख रहा है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। कब इस्टेब्लिश किया गया? 1965 में इस्टेब्लिश किया गया। किस एक्ट के तहत? फूड कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1964 के तहत। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अच्छा, जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये सारा काम करता है, प्रोक्योर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद फिर ये भी इंश्योर करता है कि फूड पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट किया जाए, अगर ज़रूरत पड़े सेल करने की तो सेल भी करता है। इसमें कुछ इकोनॉमिक कॉस्ट भी आती है। इकोनॉमिक कॉस्ट की अगर बात करें तो एक तो प्रोक्योरमेंट प्राइस है, वो प्राइस है जो कि फार्मर को उसको प्रोड्यूस के लिए देनी होती है, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, जो कि रेम्यूनरेटिव प्राइस होती है। दूसरा प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट भी है। फार्मर को उसके प्रोड्यूस का पैसा आप दोगे, वो तो प्रोक्योरमेंट प्राइस हो गई, लेकिन उसके बाद प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट भी तो है, लेबर लगेगी। अब ऐसा थोड़ी है कि गेहूं आया तो गेहूं को ऐसे ही पटक के रखेंगे, उसको उठा के रखने के लिए लेबर लगेगी, स्टोर करने के लिए उसका पैसा लगेगा, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए पैसा लगेगा। तो ये प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी आती है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आती है। क्या आपने स्टोर तो कर लिया, अब उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है, अब उसको उस बेनिफिशियरी तक पहुंचाना भी तो है जो कि इसके लिए बैठा हुआ है, जिसका राइट है। तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आती है। तो ये इकोनॉमिक कॉस्ट है जब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फंक्शन करता है इस प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में या इन पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए। अच्छा, हमने बात की कि फूड ग्रेन स्टॉकिंग नॉर्म्स ऑफ 2015 के अकॉर्डिंग बफर स्टॉक और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को भी मेंटेन करने का काम किसका है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है। ये फूड ग्रेन स्टॉकिंग नॉर्म्स ऑफ 2015 क्या कहते हैं? बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2015 में हमारे जो बफर नॉर्म्स हैं फूड ग्रेन्स के, उनको रिवाइज किया। और जब हम बात करते हैं फूड ग्रेन्स स्टॉकिंग नॉर्म्स के बारे में, तो यहाँ पे सिर्फ 2 फूड ग्रेन्स के बारे में बात की जा रही है, और वो 2 फूड ग्रेन्स कौन से हैं? राइस और व्हीट। ये याद रखना कि फूड ग्रेन स्टॉकिंग नॉर्म्स ऑफ 2015 के तहत जब हम बात करते हैं फूड ग्रेन्स के बारे में, तो 2 फूड ग्रेन्स की बात करते हैं, राइस और व्हीट की बात करते हैं। और क्या कहा गया है इन नॉर्म्स में? एक तो ये बोला गया कि हमें मिनिमम स्टॉकिंग नॉर्म्स को मेंटेन करना है, और वो मिनिमम स्टॉकिंग नॉर्म्स कितने होंगे वो यहाँ पे बता दिए गए हैं, वो प्रिस्क्राइब कर दिए गए हैं कि स्टॉक के तौर पे कम से कम इतना तो राइस और इतना व्हीट हमें बचा के रखना ही रखना है, ताकि कभी इमरजेंसी आए तो फूड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। इसके अलावा एक तो ये बता दिया गया कि कितना फूड ग्रेन हमें रखना है, स्टॉक के तौर पे रखना है, हमारे स्टॉकिंग नॉर्म्स क्या है। दूसरा ये बता दिया गया है कि मंथली कितना फूड ग्रेन रिलीज किया जाएगा, कितने फूड ग्रेन की सप्लाई की जाएगी थ्रू टारगेटेड पीडीएस। तो बेसिकली मंथली कितना रिलीज करना है फूड ग्रेन फॉर द टारगेटेड पीडीएस, उसके बारे में भी इसमें बातचीत की गई है। फिर ये भी बता दिया गया है कि इमरजेंसी सिचुएशंस के दौरान हमें किस तरीके से डील करना है, हमें कितने स्टॉक को मेंटेन करके रखना है, हमें फूड ग्रेन्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, उसकी भी बातचीत की गई है इस फूड ग्रेन स्टॉकिंग नॉर्म्स ऑफ 2015 के तहत। और फाइनली ये भी बता दिया गया है कि अगर फूड ग्रेन्स को लेके कभी मार्केट इंटरवेंशन करना पड़े तो किस तरीके से फूड ग्रेन्स को सप्लाई करना है, किस तरीके से फूड ग्रेन्स को यूज़ करना है। मार्केट इंटरवेंशन मतलब कि मार्केट में जो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस चल रहे हैं, अगर उनमें सरकार कुछ बदलाव लाना चाहती है तो फूड ग्रेन्स को खरीदा या बेचा जा सकता है, किस तरीके से खरीदा या बेचा जा सकता है, ओपन मार्केट सेल्स कैसे की जा सकती हैं, एक्सपोर्ट्स कैसे किए जा सकते हैं, उन सब की भी बातचीत की गई है इस फूड ग्रेन स्टॉकिंग नॉर्म्स ऑफ 2015 के तहत। मतलब ओवरऑल ये जो फूड ग्रेन स्टॉकिंग नॉर्म्स ऑफ 2015 है, इनमें बताया गया है कि कितना तो मिनिमम स्टॉक होना चाहिए,
फिर दूसरा ये बोला गया कि ये जो स्टॉक है इसको किस तरीके से यूज़ करना है फॉर टारगेटेड पीडीएस। तीसरा ये बताया गया कि इमरजेंसी सिचुएशन से कैसे डील करना है। और चौथा ये बताया गया कि अगर कभी मार्केट इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़े तो हमें फूड ग्रेन्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे उनको सप्लाई करना है। और ये जो हमारे टारगेट्स हैं जो कि दिए गए हैं फूड ग्रेन स्टॉकिंग नॉर्म्स ऑफ 2015 के तहत, इनको फुलफिल करने के लिए जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का पूल है, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्टॉक है, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? एक है ऑपरेशनल स्टॉक और बफर स्टॉक। ऑपरेशनल स्टॉक या जिसे बफर स्टॉक भी बुलाया जाता है, नाम से आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि डे टू डे बेसिस पे जो कामकाज हो रहा है उस कामकाज के लिए जिस स्टॉक को मेंटेन किया जा रहा है उसको बोलते हैं ऑपरेशनल स्टॉक। और ऑपरेशनल स्टॉक में क्या क्या आता है? एक तो हमारी ये जो टारगेटेड पीडीएस है, इसको रन करने के लिए जितना भी फूड ग्रेन चाहिए उसको इंक्लूड किया जाता है, उसके स्टॉक को इंक्लूड किया जाता है। जितनी भी अदर वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं उनको चलाने के लिए जो भी स्टॉक है उसको इंक्लूड किया जाता है। और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड स्टॉक है उसको इंक्लूड किया जाता है। जब इन तीनों को इंक्लूड करके ऐड करके देखा जाता है तो बनता है ऑपरेशनल स्टॉक, तो बनता है बफर स्टॉक। और ये ऑपरेशनल स्टॉक कितना होगा, ये बफर स्टॉक कितना होगा, ये फिक्स करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है एट स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। ध्यान देना, हर एक क्वार्टर की शुरुआत में ही सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कि हमें ऑपरेशनल स्टॉक के तौर पे या बफर स्टॉक के तौर पे कितने फूड ग्रेन को मेंटेन करना है। हमें मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना फूड ग्रेन मेंटेन करना है। और दूसरा स्टॉक है स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में साफ साफ बोला हुआ है कि 2 मिलियन टन ऑफ राइस और 3 मिलियन टन ऑफ व्हीट फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मेंटेन करना ही करना पड़ेगा। और ये जो मेंटेन किया गया है इसको हर एक क्वार्टर के शुरुआत में चेक किया जाएगा। बेसिकली स्ट्रेटेजिक रिजर्व की इंपॉर्टेंस क्या है कि कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कभी किसी रीजन की वजह से मान लेते हैं लार्ज स्केल क्रॉप फेलियर हो गया, तो उस सिचुएशन में पॉपुलेशन को फीड करने के लिए, उस सिचुएशन से डील करने के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे 2 मिलियन टन्स ऑफ राइस और 3 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट हमें मेंटेन करके रखना ही रखना है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मेंटेन करके रखना ही रखना है। तो एक है स्ट्रेटेजिक रिजर्व और दूसरा ऑपरेशनल स्टॉक या बफर स्टॉक कि जो डे टू डे बेसिस पे कामकाज चल रहा है, टारगेटेड पीडीएस चल रही है, अदर वेलफेयर स्कीम्स चल रही हैं, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, वो जो स्टॉक है उसको बोल देते हैं ऑपरेशनल स्टॉक या फिर बफर स्टॉक। और अगर कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि इन दोनों को मिला के जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हमारे पास में है फूड ग्रेन्स, तो फिर क्या किया जा सकता है? तो फिर ओपन मार्केट में ये जो एक्सेस स्टॉक है, इस एक्सेस स्टॉक को बेचा जा सकता है, इस स्टॉक को सेल किया जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मतलब इतना तो हमें मेंटेन करके रखना ही रखना है अपने देश को चलाने के लिए, अपने देश की स्कीम्स को चलाने के लिए और फिर इमरजेंसी सिचुएशन से डील करने के लिए। लेकिन अगर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास में इससे एक्सेस में स्टॉक आ जाता है, इससे ज़्यादा स्टॉक आ जाता है, तो फिर उस स्टॉक को फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ओपन मार्केट में बेच सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद बात आती है कि जो हमारी टारगेटेड पीडीएस है इसकी लिमिटेशंस क्या है आज की डेट में। एक बड़ी लिमिटेशन, जब आप ये कहते हो कि 81 करोड़ लोगों को हम सब्सिडाइज्ड फूड दे रहे हैं तो उसका बर्डन पड़ता है सरकार के ऊपर। तो बर्डन ऑफ सब्सिडी जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है। दूसरा इम्प्रॉपर टारगेटिंग है। बहुत सारे ऐसे बेनिफिशियरीज हैं जिनको एडवांटेज मिलना चाहिए लेकिन किन्हीं रीजंस की वजह से उनको नहीं मिल रहा है, उनको शायद जानकारी नहीं है, उनके पेपर्स कंप्लीट नहीं है या जो भी है, वो बेचारे एक्सक्लूड कर दिए जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए बेनिफिट लेकिन उनको बेनिफिट मिल रहा है। एक रीज़न 2011 के सेंसस का डेटा यूज़ कर रहे हैं और दूसरा खूब सारा घपला, खूब सारा करप्शन देखने को मिलता है। लीकेजेस एंड डाइवर्जन्स हैं और लीकेजेस जो हैं, करप्शन जो है वो अप टू 40% देखने को मिलता है। सोचो कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये जो राशन शॉप वाले लोग हैं, ये 40% 50% फूड ग्रेन को तो गायब ही कर देते हैं, करप्शन ही कर देते हैं। इतना लीकेज है, इतना डाइवर्जन है। हालांकि इसमें बहुत सुधार आया है जब से थोड़ा डिजिटलाइजेशन आया है, लेकिन पहले तो ये बहुत ज़्यादा हाई था। फिर फूड ग्रेन्स के सप्लाई में डिले देखने को मिलता है, इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। हमारे जो डिजिटल राशन कार्ड्स हैं उनमें भी बहुत सारे एरर्स हैं।
और एरर्स का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि जब आधार कार्ड बने थे तब इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, बनाने की शुरुआत हुई थी तो किसी आधार कार्ड में एक स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, किसी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ ही गड़बड़ हो गई। आपने बहुत सारे अपने पेरेंट्स के आधार कार्ड में देखा होगा कि डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है कॉमन के 1960 या 1970। तो ऐसे मिस्टेक्स जो हैं वो डिजिटल राशन कार्ड्स में भी देखने को मिली, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए उनको नहीं मिल रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बेनिफिट्स नहीं मिलने चाहिए उनको मिल रहे हैं। घोस्ट कार्ड होल्डर्स, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि कार्ड होल्डर है लेकिन बीपीएल नहीं है, लेकिन तब घपला कर लिया था, तब कोई करप्शन कर लिया था, बीपीएल की कैटेगरी में दिखा दिया गया, अब तक उसका फ़ायदा मिल रहा है उस आदमी को। और सिर्फ उस आदमी को नहीं मिल रहा है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये जो राशन शॉप पे बैठने वाले लोग होते हैं, ये भी घोस्ट कार्ड होल्डर्स का फ़ायदा उठाते हैं कि भाई आधा किलो तू ले लेना, 1.5 किलो मैं ले लेता हूँ, हम दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये हैवी करप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। टारगेटेड पीडीएस का जो सबसे बड़ा लिमिटेशन है, वो सबसे बड़ा लिमिटेशन 2 है। एक तो बर्डन ऑफ सब्सिडी बहुत ज़्यादा हो रहा है सरकार के ऊपर, और दूसरा इम्प्रॉपर टारगेटिंग, दूसरा ये जो करप्शन है जिसकी वजह से जिन लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब इसी चीज़ को, इम्प्रॉपर टारगेटिंग को आप कैसे भी लिख दो, इस करप्शन को आप कैसे भी लिख दो, कितने भी पॉइंट्स में लिख दो, लेकिन रियलिटी ये है कि हाई लेवल का करप्शन देखने को मिलता है जब बात आती है टारगेटेड पीडीएस के बारे में। हालांकि सरकार ने रिफॉर्म्स किए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। जैसे रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट का कमिटमेंट ये है कि हम 100% ई-केवाईसी एंश्योर करेंगे नेशन वाइड, और अगर 100% ई-केवाईसी हो जाएगी तो ये जो करप्शन है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, इसके बारे में आपने सुना होगा, जिसको इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पीडीएस भी बुलाया जाता है। 2018 में इसको लाया गया और सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, ये नेशन वाइड पोर्टेबल है, मतलब जिसके पास में राशन कार्ड है वो पूरे नेशन में कहीं भी जाके, किसी भी राशन शॉप पे जाके सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन को ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अच्छी बात है, बिकॉज बहुत सारे लेबरर्स लोग हैं, बहुत सारे पुअर सेक्शन के लोग हैं जो कि बाहर अपने स्टेट से बाहर जाके काम करते हैं, तो उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है कि इस वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की वजह से अब वो नेशन वाइड किसी भी राशन शॉप पे जाके अपना जो भी सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन है उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑटोमेशन किया गया है बहुत सारा राशन शॉप्स में, जैसे फूड ग्रेन्स को कितना बेचा जा रहा है, कितना खरीदा जा रहा है, उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग पॉसिबल हो गई है। कंप्यूटराइजेशन किया गया है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स लगा दी गई हैं, तो इसकी वजह से जो करप्शन है उसमें काफ़ी कुछ कमी भी आई है और अब चीज़ों को बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। राशन कार्ड्स का डिजिटलाइजेशन किया गया और उनको आधार के साथ में लिंक किया गया, तो बेनिफिशियरीज का जो आइडेंटिफिकेशन है वो अब थोड़े और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। डीबीटी स्कीम का प्रोविज़न हमने पढ़ा ही है, पहले से ही है। जीपीएस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है। अब ये जो स्टेट के गोडाउन्स होते हैं वहाँ से जब कोई ट्रक निकलता है राशन शॉप के लिए, तो उस ट्रक को रियल टाइम पे लोकेट किया जा सकता है, उस ट्रक को रियल टाइम पे देखा जा सकता है कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, डाइवर्जन तो नहीं हो रहा है। और फोर्टिफाइड राइस को इंक्लूड कर लिया गया है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में और पोषण अभियान में। तो टेक्नोलॉजी ने बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं, सरकार काम कर रही है, लेकिन हाँ अभी भी बहुत सारा करप्शन है, बहुत सारा लीकेज है सेक्टर में, इसमें और हमें बहुत सारा कामकाज करने की ज़रूरत है। एक सेशन और लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, वो अपन कल कर लेंगे। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मेरे घर के बगल में शादी है, मैं उम्मीद तो ऐसी कर रहा हूँ कि शायद उतनी आवाज़ नहीं आती होगी, बहुत क्लोज्ड स्पेस है ये, लेकिन अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है तो उसके लिए सॉरी, प्लीज़ मैनेज कर लेना। थैंक यू वेरी मच।